आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो अप्रैल 2025 में गरिया पूजा किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अब इसके बारे में कुछ जान लें कि ये गरिया पूजा क्या होता है। अगर ये बात करें तो गरिया पूजा जो हमारा त्रिपुरा राज्य है उसका एक प्रमुख त्यौहार है जो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और अप्रैल महीने में जो बैसाख का 7वां दिन होता है उस दिन यह पूजा की जाती है। और यहाँ पर भगवान गरिया जो माने जाते हैं वो धन के देवता माने जाते हैं और पशुधन के भी देवता माने जाते हैं। और इनके लिए चढ़ावे के रूप में हम किसी पक्षी का किसी पशु का बलि देते हैं और बाकायदे उनके पूजा करने के पहले उन पर हम कुछ शराब के छींटे और कुछ खून के छींटे करते हैं। और ऐसी एक मान्यता है कि जब भगवान गरिया की पूजा की जा रही हो तो उस समय किसी व्यक्ति को बांस के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इस तरह की वहाँ पर मान्यता है। तो ये था त्रिपुरा का गरिया पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। अब हम कुछ जान लें वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में। अगर हम बात करें तो केरल ने अपनी विधानसभा में एक इस तरह का विधेयक पेश किया और उसे बाद में कानून का रूप दिया और इस प्रकार उसने एक वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है। ये वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया। अब इसका काम क्या है, इस आयोग का काम क्या है? इसमें बुजुर्गों के अधिकारों को, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, उनको सुरक्षा देना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके अन्य जितनी भी आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति के लिए वह काम करेगा। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि वरिष्ठ नागरिक हम मानते किसे हैं? तो वरिष्ठ नागरिक वह होता है जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होती है। ऐसे नागरिकों को सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता। अब ये जान लें कि ये उड़ान यात्री कैफे क्या है, क्योंकि हम हवाई अड्डों पर जब जाते हैं हवाई यात्रा करने तो वहाँ पर हवाई यात्रा जब करने जाते हैं तो जहाँ पर हवाई अड्डा होता है वहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। ऐसे में जो सामान्य व्यक्ति है वहाँ पर कोई खा पी नहीं सकता है। इसलिए सरकार ने एक सरकारी रेट पर हर चीज़ का फिक्स रेट कर दिया है और वहाँ पर एक तरीके से कहें कि सरकारी कैंटीन खोल दिया है। उसी सरकारी कैंटीन को ही हम उड़ान यात्री कैफे कहते हैं, जिसमें सस्ते दामों पर वहाँ पर हर चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और ये पहला उड़ान यात्री कैफे हम 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 100वीं वर्षगांठ पर वहाँ पर उड़ान यात्री कैफे खोला गया। वहीं पर अगर हम दूसरे उड़ान यात्री कैफे की बात करें तो अभी नागर विमानन मंत्री ने इसको चेन्नई में भी वहां पर इसी तरह उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। और इस तरह कोलकाता अगर पहला है तो चेन्नई इस तरह उड़ान यात्री कैफे खोलने वाला दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जामनगर, गुजरात। अब बात कर लेते हैं ये तटीय और जलीय पक्षी की जो जनगणना की गई, कब की गई और कहाँ की गई। अगर इसकी बात करें तो यह 3 से 5 जनवरी 2025 में ये गुजरात के जामनगर में इस तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना कराई गई है। और ये गणना का कार्य गुजरात वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी के सहयोग से की गई है। इस तटीय और जलीय पक्षी का मतलब है ऐसे पक्षियाँ जो समुद्रों के तटों पर
विचरण करते हैं, वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, या जल में जाकर अपने भोजन की तलाश में वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसी पक्षियों को हम तटीय और जलीय पक्षी के नाम से जानते हैं। जैसे हम बगुला की बात करें, हम सारस की बात करें, हम इन तरह के पक्षियों की जो बात करते हैं, इसी की तटीय और जलीय पक्षी में हम गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है आइजोल। यह मिजोरम का एक शहर है आइजोल, वहाँ पर इस बच्चे का जन्म हुआ है। अगर मैं जनरेशन बीटा की बात करूं तो 2025 से 2039 के बीच पैदा हुए लोगों के रूप में इसे परिभाषित किया गया है, और ये नाम एक जनसांख्यिकीविद हैं मार्क मैक्रिंडल ने, उन्होंने इस नाम को गढ़ा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो 1997 से 2020 के 12 के बीच जो पैदा हुए व्यक्ति हैं उनको हम जेड जनरेशन के बच्चे कहते हैं। ये जेड जनरेशन का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं और इन्हें पहले सच्चे डिजिटल मूल निवासी के रूप में माना जाता है। तो ये जनरेशन जेड के बच्चे हैं, और जो 2025 से 2039 के बीच पैदा बच्चे होंगे उन्हें हम जनरेशन बीटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जोड़ा है। इससे राज्य के वनों से मिलने वाले लाभ जैसे साफ हवा, पानी, इन सभी को हमने जैव विविधता के आर्थिक रूप में मापा है, और इसको पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच हमने तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेडा ने मिजोरम के एंथोरियम फूलों का पहली बार ऐतिहासिक निर्यात किस देश में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंगापुर। अगर मैं बात करूं यह मिजोरम के एंथोरियम फूलों का, तो ये मिजोरम में उगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फूलों में से एक है। ये फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं और ऐसे में वहाँ के लोगों को एक आर्थिक संबल दे सकते हैं। इसीलिए एपेडा ने इन फूलों को विदेशों में निर्यात करने का फैसला किया, और ऐसे में उसने 6 दिसंबर 2024 को वहाँ की मिजोरम सरकार के सहयोग से इस एंथोरियम फूलों का निर्यात सिंगापुर में किया, और इस कार्य से वहाँ की महिलाएं, किसान काफ़ी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसे हम संक्षेप में यूसीसी कहते हैं। यूसीसी का पूरा नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो समान नागरिक संहिता है यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में अर्थात 44 में वर्णित है, और अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय ये कहा गया कि इस देश में सबके लिए एक कानून बनाया जाएगा, लेकिन उस समय कुछ कारणों से इसको रोक दिया गया, और ये राज्य सरकारों को हक दिया गया कि समय आने पर वह अपने राज्य के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि समान नागरिक संहिता होता क्या है? अब अगर मैं समान नागरिक संहिता की बात करूं तो जैसे हमारे क्रिमिनल केस होते हैं, तो क्रिमिनल केस होने के बाद चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, सबको एक ही कानून से चलना होता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर उत्तराधिकार की बात करूं, विवाह की बात करूं, तलाक की बात करूं, तो ऐसे कुछ कानून हैं जहाँ पे हिंदू लॉ अलग चलता है और मुस्लिम लॉ अलग चलता है, जिसके कारण इसमें बड़ी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जिस तरह क्रिमिनल केस
एक है, उसी तरह हमारे जो व्यक्तिगत, चाहे वह हिंदू उत्तराधिकार कानून हो, चाहे मुस्लिम उत्तराधिकार कानून हो, या हिंदू विवाह अधिनियम हो, या मुस्लिम विवाह अधिनियम है, इन सभी अधिनियमों को एक कर देना चाहिए और सबके लिए बराबर कर देना चाहिए। इसी को हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो गोवा एक ऐसा पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता देश की आज़ादी के पहले से ही वहां पर लागू है। लेकिन अगर देश की आज़ादी के बाद की बात करें तो सबसे पहला राज्य उत्तराखंड हुआ जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया। वहीं पर अब दूसरा राज्य गुजरात बनने वाला है जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया है। और इस तरह से गोवा एक पहले राज्य स्वतंत्रता के पहले था। और अगर पहले राज्य स्वतंत्रता की बात करें तो आपका उत्तराखंड है और वहीं पर दूसरे नंबर पर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान। अब इसके बारे में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो यह एक डिजिटल मुद्रा है, यानी ये ऑनलाइन मुद्रा है और ये आभासी मुद्रा है। इस तरह की कोई मुद्रा प्रचलन में नहीं है, इसलिए हम इसे आभासी मुद्रा कहते हैं। इसे हम नकली, जब ये मुद्रा है ही नहीं तो नकली बनाने का प्रश्न ही नहीं है, और जब नकली बन नहीं सकता है तो इसे दोहरा खर्च भी नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से एक और अंतर होता है कि यह किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं होता, जैसे हमारा रुपया है आरबीआई जारी करता है, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को कोई प्राधिकरण जारी नहीं करता है, अर्थात ये सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। और आप किसी भी समय इसे आप 24 घंटे 7 दिन आप किसी भी समय आप जो है इसका लेन देन कर सकते हैं। और इसके लिए बस केवल आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके द्वारा आप एक जगह से दूसरे जगह अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि वो भारत है कि अमेरिका है, चाइना है। तो ये क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, ये अवैध ट्रांजैक्शन होता है क्योंकि इसमें गोपनीयता और सुरक्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इस आधार पे जो अवैध ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रेस करना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी क्रम में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं के पलायन को रोकने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समर अबू एलोफ। ये समर अबू एलोफ एक फोटोग्राफर हैं। अगर ये कहा जाए तो ये कतर में रहने वाले एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं और इन्होंने एक फोटोग्राफ क्लिक किया है जो इजरायली हमले में एक फिलिस्तीन का जो बच्चा था जिसका नाम महमूद अजजूर था, उसने जो 9 साल का था उसने अपने दोनों हाथ को गंवा दिया। और इस तस्वीर ने गाजा युद्ध की त्रासदी और मानवीय दर्द को दर्शाया है। और इस तरह जो वर्ल्ड प्रेस फोटो प्रतियोगिता हुई, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फोटो पत्रकारिता पुरस्कार होता है, उसमें ये सबसे नंबर 1 पे आया। और इस तरीके से समर अबू एलोफ को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पर उद्घाटन किया। अब हम सांसद खेल महाकुंभ के बारे में बात कर लें। ये सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत 19 से 22 अप्रैल 2025 तक लखनऊ में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसमें ये कहा गया कि आज के जो बच्चे हैं वो बहुत खेलने कूदने में टैलेंटेड है, चाहे वह गांव के बच्चे हैं, तहसील के बच्चे हैं, जिले के बच्चे, लेकिन वह सुविधाओं के अभाव में वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब ये पुराना ज़माना नहीं रह गया कि जब कहा जाता था कि
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। वो अब ज़माना बदल गया। अब ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और उनका पूरा विश्व स्तर पे नाम है। तो ऐसे में अब उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देना है और इन्हीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते लेकिन जिनके अंदर प्रतिभा होती है, ऐसे ही बच्चों को आगे ले जाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला पूर्णतः नव्यकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है, यह प्लान्ड वे में राजधानी बनाई जा रही है और ये दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की तैयारी है जो पूरी तरह से नव्यकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। अब ये होता है कि बार बार नव्यकरणीय ऊर्जा आता है, तो ये क्या है? अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक नव्यकरणीय होती है, एक अनव्यकरणीय। एक परंपरागत ऊर्जा कहलाती है, गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाती है। अब ये नव्यकरणीय ऊर्जा और अनव्यकरणीय ऊर्जा में क्या अंतर है? अगर मैं नव्यकरणीय ऊर्जा की बात करूं तो रिन्यूअल, अर्थात ऐसी ऊर्जा का जिसे हम रिन्यूअल कर सकते हैं, फिर उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वह एक बार यूज करने के बाद समाप्त नहीं होता है, ऐसी ऊर्जा को हम नव्यकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी आज हम यूज किए, कल फिर यूज करेंगे, यूज करने पर यह खत्म नहीं होने वाला है। वहीं पर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा आज भी है, कल भी, परसों भी रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे ऊर्जा को जिसका रिन्यूअल होता है, जो खत्म नहीं होता है, उसे नव्यकरणीय ऊर्जा कहते हैं। वहीं पर अनव्यकरणीय का जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, एक बार जब हम यूज कर लेते हैं तो यह दोबारा प्रयोग में नहीं आते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत माना जाता है। तो इसी को तहत मानकर अमरावती को पूर्णतः नव्यकरणीय ऊर्जा का शहर बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे एक स्वच्छ शहर अमरावती बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माया। अगर मैं इसकी बात करूं एआई की, तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर एआई से संचालित की बात करें तो यह हिंदी गायिका और मॉडल माया ने यूट्यूब सहित प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कौन है ये नामक अपने संगीत वीडियो की रिलीज के साथ उद्योग में अपनी शुरुआत की है और मनोरंजन उद्योग में एक नए युग का संकेत देता है। अब लगातार हम इस समय एआई पर काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारी पहली यूनिवर्सिटी एआई की महाराष्ट्र में ऑलरेडी खुल चुकी है। तो ये एआई की बातें थी। क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा वीर योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विजयवाड़ा। मैं बात करूं तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबू नायडू के साथ विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता और नव्यकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो वहाँ से आप सुन सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों की बात की गई है। अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में है। वहीं पर
एक अब की बार 17 अप्रैल 2025 को भारत के दो ग्रंथ, एक भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को, भगवत गीता जो महाभारत का भाग है और नाट्य शास्त्र रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने ये जो नाट्य शास्त्र लिखा था, जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, अब की बार यह यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार शामिल किया गया है, इसके पहले भी भारत के 12 ऐसे अभिलेखों को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया है। अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं 2024 की, तो 2024 में 3 ग्रंथ शामिल हुए थे। एक तो रामचरितमानस हुआ था, दूसरा पंचतंत्र हुआ था और तीसरा सहृदय लोकन शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटना, बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जाएगा। अगर हम इस कैंसर अस्पताल की बात करें, क्योंकि बाल कैंसर है, तो ऐसे कैंसर से पीड़ित लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ऐसे लोगों के लिए ये बाल कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। यह 100 बेडों का कैंसर है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। अगर ये बात करें तो ये जो कैंसर अस्पताल बन रहा है, एक ट्रस्ट है, महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर मैं भारत के पहले कैंसर हॉस्पिटल की बात करूं, तो यह पहला कैंसर अस्पताल बॉम्बे में बनाया गया था, जिसका नाम टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रहाणे। अगर मैं अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर की बात करूं, तो 2025 में एक ऐसे क्रिकेटर हो गए हैं जो 3 क्रिकेट टीमों के ये कप्तान रह चुके हैं। अगर मैं वहीं रहाणे की बात करूं, तो ये राजस्थान रॉयल्स के और राइजिंग सुपर जायंट्स के कप्तान रह चुके थे। अब वह केकेआर का कप्तानी कर रहे हैं। इस तरह 3 बार ये 3 टीमों के कप्तान हो गए। वहीं पर श्रेयस अय्यर की बात करें तो ये दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के कप्तान रह चुके थे और इस सीजन में वह पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। इसके साथ ये केवल ये पहले ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो 3 क्रिकेट की टीमों के कप्तानी कर चुके हैं। इसके पहले भी महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कुमार संगाकारा, महिला जयवर्धने, स्टीव स्मिथ का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु मेट्रो रेल। अब हम मेट्रो रेल के बारे में बात करने, अगर भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले भारत में मेट्रो रेल कलकत्ता में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। उसके बाद भारत के कई राज्यों शहरों में ये मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। अगर मैं वहीं पर दिल्ली की बात करूं तो पहली बार ड्राइवरलेस यहाँ पर मेट्रो चलाई गई, लेकिन वह जो मेट्रो ड्राइवरलेस चलाई गई वह दक्षिण कोरिया के सहयोग से ये चलाई गई थी। लेकिन अब की बार का जो बेंगलुरु मेट्रो रेल है वह बाकायदे स्वदेशी निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया गया है, इसलिए अपने में यह यूनिक है। तो आज हम इस तरह से कुछ समसामयिक प्रश्नों पर आपसे चर्चा किए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।